हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विद शुभम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये आपकी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो कि आपके MGKVB यूनिवर्सिटी के लिए वीडियोस बन रही है ये। और इस वीडियो में जो हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक है इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी करके। तो आप इंडियन इकोनॉमी वाले जो भी बच्चे हैं वो बड़े आराम से इस वीडियो को ले सकते हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में जो आज की वीडियो रहेगी वो मैंने ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, ठीक है। आज की वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी, ठीक है। मुझे आज टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का, तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हुए थे पुराने, तो मैं उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर आपको समझा दूंगा। कल को मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को थोड़ी और लेंथ इसकी बढ़ाई जाए, जिससे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आ जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर पाओ, ठीक है। तो आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी और मेरे ख्याल से टॉपिक भी थोड़ा क्या कह सकते हैं कि ज़्यादा इतने अच्छे भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बेकार है, पर लेकिन ये है कि हाँ, इससे अच्छा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा सकता था। चलिए लेकिन स्टार्ट करते हैं। चलो, जितना है उतने से ही काम चलाते हैं, पर लेकिन ये भी बहुत काम की क्वेश्चन है, तो वो भी आप देख के जाना। बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी शायद ये आज की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है आपका SSI स्टैंड्स फॉर। तो इसकी क्या पूछ रहा है आपसे? फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो आपका इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो आएगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए क्या होता है, ये स्केल इसे यूज़ किया जाता है SSI को। जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको देखा जाता है कि कौन से स्मॉल स्केल पर है, कौन से बड़े स्केल पर है, तो उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है कितनी छोटी है उसके लिए। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। एक और क्वेश्चन जिसमें जो पूछा गया है फुल फॉर्म नहीं पूछी गई। SAIL सेटअप कब सेटअप हुआ था? ये 1973 में हुआ था। बट इसकी सबसे पहले तो समझते हैं कि है क्या चीज़ ये आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसकी फुल फॉर्म। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कब हुआ था? 24 जनवरी 1973 में हुआ था, ठीक है। और ये क्या करती है? ये आपकी कैपिटल स्केल, मतलब कि आपकी जितनी भी स्टील अथॉरिटी, मतलब कि आपकी जो स्टील कंपनीज होती है उनको देखती है कि कैसे कैसे उनका जो प्लांट है वो किस तरह का है, उसमें कितना करोड़ का, मतलब जैसे मान लीजिए कितना यूजेस हुआ है, कितनी आपकी कैपिटल दी है आपने, वो सारी चीज़ें देखती है। तो आपको इतना ही पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और इसे कब कब हुआ है, इसका एस्टेब्लिशन कब हुआ है, इतना पता होना चाहिए बस। ये सेटअप कब हुआ है, बस। इससे आपको ज़रूरत नहीं होगी और नहीं पूछी जाएगा इससे ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। MRTP क्या है? MRTP ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप बेसिक इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हो तो उसमें भी आ सकता है, और आप इंडियन पढ़ रहे हो तो उसमें भी आ सकता है। सबसे पहले तो देखते हैं किससे रिलेटेड होता है। ये एक्ट है। क्या है ये एक्ट? किससे रिलेटेड है? ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आपके उद्योगों से रिलेटेड है। अब इसमें होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए पहले तो। मोनोपोलीज क्या है इसकी फुल फॉर्म? मोनोपोलीज आपने पढ़ाई होगा। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ठीक है। मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। मैंने आज पेपर पैड इसमें अटैच नहीं किया है, तो आप ऐसे ही पढ़ लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। इसको एक्ट होता है ये करता क्या है? ये एक्ट देखता है इंडस्ट्री के लिए था। इस पर पहले डेट लिख लो कि कौन सी डेट पे? 19 सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। 1969 में आपका इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब ये एक्ट पास हुआ था, इसका बिल पास हुआ था 1969 में। और ये जो इस्टेब्लिश हो गया था 1970 में इस्टेब्लिश हो गया था। किसमें? 1970 में इस्टेब्लिश हो गया था। अब ये एक्ट में होता क्या है, ये चीज़ समझिए। इस एक्ट में आपको देखते हैं कि मोनोपोली तो सभी समझते होंगे मेरे ख्याल से। मोनोपोली क्या होती है कि एकाधिकार, किसी भी एक का अधिकार हो किसमें? इंडस्ट्री में। जैसे मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री है, जैसे आप अभी के तौर पे जियो ले लीजिए। जियो ने क्या बना रखी है? मोनोपोली सी बना रखी है। मोनोपोली कैसे बना रखी है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास जियो का ही क्या है? सिम है।
जियो का ही सिम यूज़ करते हैं। और जियो ने अपना प्लान क्या करा, जियो ने अपने प्लान बढ़ा दिए। अभी रिसेंटली जियो ने अपना प्लान बढ़ाया है, और जियो के साथ साथ फिर सबको भी क्या करने पड़े, अपने प्लान को बढ़ाना पड़ा। तो ये क्या हो गया, मोनोपोली टाइप हो गया, मतलब कि जियो जैसा चाहेगी वैसा करेगी, तो जैसा वो चाह रही है वैसा ही हो रहा है। तो मोनोपोली का मतलब होता है जब व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग ही काम करना स्टार्ट कर दे, इंडस्ट्री में अपने अकॉर्डिंग ही अपने साधन को बेचे, अपनी वस्तु को बेचे, जब चाहे वो पैसे ज़्यादा करके बेचे, जब चाहे वो सस्ता करके बेचे, उसका ही क्या रहेगा, राज रहेगा, अकेले का राज। उसे बोलते हैं एकाधिकार, मतलब कि एक का अधिकार। तो ये देखती है, ये एक चेक करती है कि कौन सी कंपनी मोनोपोली में आ रही है, उस चीज़ को चेक करती है। फिर इस एक्ट के अंदर उसको रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, क्योंकि जैसा इसका नाम है मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी उसके बाद कुछ ना कुछ, कि जिससे कि उसका मोनोपोली रोका जाए। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और ये इसमें जो आप मेन चीज़ याद रखना कि ये पूरे इंडिया पर लागू होते हैं, सिर्फ 2 जगह को छोड़कर, जो कि कौन कौन सी आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर और हर जगह पर ये लागू होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हो गया, इसे नीचे हो जाओ भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फ्लोइंग द एवरग्रीन रेवोल्यूशन, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एवरग्रीन रेवोल्यूशन, और मैंने बताया भी था आपको, ग्रीन रेवोल्यूशन समझाया था सारा का सारा, और एवरग्रीन रेवोल्यूशन भी समझाया था। तो दोनों में ही क्या था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किसके लिए था, आप सभी को पता है, MS स्वामीनाथन। मैंने कहा भी था वहाँ पर भी MS स्वामीनाथन के बारे में बार बार पूछेगा। नॉर्मन भी है उसमें, नॉर्मन पर, लेकिन नॉर्मन वो है जिन्होंने सिर्फ क्या किया था, जिन्होंने बताया था, मतलब कि इंडियन नहीं है ये, यहाँ पर इंडिया का पूछा है, यहाँ किसका पूछा है, इंडिया का। तो इंडिया में आपका MS स्वामीनाथन है। ये नॉर्मन वो है जिन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को बोला था, इस वर्ड का यूज़ किया था, किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो ये कंफ्यूज होकर नॉर्मन मत लगाना ना, क्या लगाना, MS स्वामीनाथन। ठीक है, क्योंकि इंडिया का पूछा है। उसके बाद क्वेश्चन आता है इम्पोर्ट कोटा इज, इम्पोर्ट कोटा, देखो इम्पोर्ट कोटा बहुत बच्चे इसका आंसर ए लगा कर आ जाएंगे, बट बेटा ए इसका आंसर सही नहीं है, इसका आंसर है बी सही, नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर है। देखो इम्पोर्ट कोटा, बच्चा सोचता है इम्पोर्ट कोटा को किसी तरह का एक टैरिफ होगा, टैरिफ का मतलब होता है किसी तरह का एक कर वगैरह, क्या होता है, कर। टैरिफ समझिए पहले क्या होता है, टैरिफ होता है कि किसी के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर आप क्या लगाते हो, कर लगाते हो, टैक्स लगाते हो, क्या लगाते हो, टैक्स। कि कुछ चीज इंपोर्ट हो रहा है, कुछ चीज एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उस पर टैरिफ लगाया जाता है, मतलब कि ये आपका कुछ ना कुछ टैक्स लगाया जाता है। तो बहुत तरह के अलग अलग तरह के टैरिफ होते हैं, अलग तरह के टैक्स होते हैं। तो इंपोर्ट कोटा को भी क्या समझते हैं लोग बाकी, भाई वो भी टैरिफ होगा, बट ये टैरिफ नहीं है। इसे समझिए होता क्या है, इंपोर्ट कोटा होता है कि कोई भी वस्तु आ रही है, मान लीजिए कोई सिंपल से एप्पल्स आ रहे हैं, मान लीजिए कहीं से एप्पल आ रहे हैं भाई किसी और देश से, एप्पल आए किसी और देश से, तो हम इंपोर्ट कोटा कर रहे हैं कि या तो ये वस्तु आएगी ही नहीं, या तो ये वस्तु इंडिया में आएगी नहीं, और अगर आएगी तो फिर कैसी आएगी, तो फिर कुछ लिमिट में आएगी। लिमिट में मतलब कि मान लीजिए मैंने एप्पल की जो लिमिट रख दी वो कितनी रख दी, 10 केजी रख दी, कि ये वाले एप्पल सिर्फ 10 केजी आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। जैसे कि चाइना से अभी हम क्या कर रहे थे, काफ़ी कुछ इंपोर्ट करते हैं हम चाइना से। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर चाइना से हम ज़्यादा इंपोर्ट कर लें, क्योंकि सिंपल बात है चाइना पे सामान सस्ता मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान, और हम क्या कर लें, ज़्यादा इंपोर्ट कर लें, तो हमारे देश का जो उद्योग है, मतलब कि इंडस्ट्री है, जो इंडियन इंडस्ट्री है, उसमें क्या होगा, उसमें लॉस हो जाएगा। तो हम क्या लगते हैं, हम लिमिट लगा देते हैं कि भाई ये वाला जो प्रोडक्ट है या इस टाइप का प्रोडक्ट है, ये इसी लिमिट तक क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं होगा, तो उसे बोलते हैं इंपोर्ट कोटा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, इंपोर्ट कोटा नॉट ए टैरिफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद द पीरियड ऑफ द, देखो द बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन पूछा जाता है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर है। मेरे ख्याल से आप ही बताओ, अगर आपने वीडियो देखी है 5 ईयर प्लान वाली, तो कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर है, याद कीजिए जल्दी, थोड़ा सा समय देता हूं आपको, मैं सिर्फ 2 मिनट देता हूं, याद कीजिए, सोचिए किसके अंदर थी ये। तो आप सभी को अगर याद हो तो ये किसके अंदर थी, ये आपके 5th प्लान के अंदर थी। आप 5th प्लान पढ़ना, उसमें आपको दिख जाएगी द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद विच इज द फ्लोइंग द अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, जैसे इस बच्चे, कोई भी बच्चा इसको देखेगा और उसके मन में एक ही चीज आएगी, मनरेगा, बट लेकिन आपका
मनरेगा नहीं है कि ये? नहीं मनरेगा नहीं है, ये तो दूसरा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मनरेगा होता तो बच्चे के मन में मनरेगा ही आता। ठीक है, एकदम से मनरेगा हिट करता है कि मनरेगा है, मनरेगा है, पर लेकिन उसने पूछा है उसका पूरा नाम पढ़िए, अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम था जो कि कौन सा था, SJSRY था। अब इसका नाम सुन लीजिए, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। नाम इसका क्या था, स्वर्ण रुक जाइए, क्या था, स्वर्ण जयंती, हाँ स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार। मैं इसका नाम बोल रहा हूँ, रुक जाइए 2 सेकंड रुकिए, मैं प्रॉपर वे में याद कर लूँ क्या था। हाँ यही था मेरे ख्याल से कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, हाँ यही था, यही याद, मुझे याद आ गया क्या था, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये था। और ये कब हुआ था, ये आपका 1997 में हुआ था। ठीक है, 1997 में ये वाला प्रोग्राम चलाया गया था। तो इसमें कुछ नहीं था, आपके जो शहरीकरण है, मतलब जो शहरी रोजगार है उसके ऊपर हिट किया गया था। मतलब जितने भी अर्बन में, अर्बन का मतलब होता है शहर में, शहर में जितने भी रोजगार था उसकी योजना चलाई गई थी कि रोजगार योजना मिले। तो ये स्वर्ण जयंती करके था, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना था। तो इसे याद रखना, ये पूछा जा सकता है कई बार। अगला देखते हैं, द चाइल्ड रेशो। देखो 2011 का जितना भी सेंसस है, एक दिन मैं सेंसस ही पढ़ा दूंगा, जैसे वो मैंने आपको 5 ईयर प्लान पढ़ा ना, एक दिन ऐसे सेंसस पढ़ा दूंगा। सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि चाइल्ड रेशो है, और वुमेन रेशो, मेल रेशो, ठीक है, और आपका नॉर्मल मतलब कि आपका और भी रेशो पूछ सकता है, वुमेन मेल रेशो, ठीक है, वुमेन रेशो अलग से, मेल रेशो अलग से, चाइल्ड रेशो अलग से। ठीक है, इस तरह के काफ़ी सारे रेशोज पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखना, रेशोज को हमेशा याद रखना। तो रेशो को पूछा गया है, तो इसमें कौन सा रेशो होगा, 1914 नहीं, इसके अंदर 1916 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 1916। आप अगर गूगल करके देखोगे तो आपको दिखेगा 1916। ठीक है, तो चाइल्ड रेशो जो होता है 2011 का जो चाइल्ड रेशो था वो 1916 था। ठीक है, 1914 नहीं, ये 14 की जगह यहाँ 16 होना चाहिए था। ठीक है, तो 1916 था। तो ये चीज़ आप याद कर लेना, मैंने आपको 2-3 बताए हैं, इनके रेशोज याद कर लेना, नहीं तो एक वीडियो में मैं आपको सारा का सारा पूरा 2011 का जो जितने भी सेंसस थी वो भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, When was the first 5 year plan started? आप सभी को पता है फर्स्ट 5 year प्लान 1951 में आपको पढ़ाया गया है। मैंने 5 year प्लान की अगर आपने वीडियोस लिया तो आप बड़े आराम से इस चीज़ को बता दोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी रहेगी, थोड़ी छोटी वीडियो रही है। मैं चाह तो रहा था कि आपको काफ़ी सारा डाटा, काफ़ी सारी चीज़ें एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूँ, जिससे कि आप भी परेशान ना हो कि बार बार वीडियो देखो, बार बार वेट करो कि हाँ पढ़ेंगे तो पढ़। लेकिन ये था आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया बिल्कुल भी। तो ये जो मैंने एक बनाई हुई थी पहली PDF, तो मैंने सोचा कि उसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अभी भी मैं बस एकदम से फ्री हुआ था और फ्री होते ही फिर मैंने एकदम से PDF खोल के एकदम से एक्सप्लेन कर दिया। कुछ वही थी कि बस एकदम से एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें मैं सोच भी रहा था कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज देना, पर लेकिन मुझे जितनी नॉलेज अभी याद रही मैं आपको बता दी। ठीक है, जितना भी मुझे याद रहता है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वही सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो जितना भी मुझे लगता है कि मैंने जितना सारी चीज़ बताई है, जितनी मुझे याद रह पाई उतनी मैं बता पाया, और कुछ एक्स्ट्रा मुझे लगेगा कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा इसमें से भी बता सकता था मैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए।